तो चलिए गौरी शंकर वर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं, चूंकि सदर विधायक आप हैं, शहर की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरह से हम समझें कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जालौन के शहर के विकास के लिए आप काम कर रहे हैं? अभी तक कितना संतुष्ट आप अपने काम से हैं? जो एक बड़ा संकट यहाँ पर जल को लेकर रहता था, सिंचाई के पानी को लेकर रहता था, किसानों को लेकर रहता था, पलायन का मुद्दा भी यहाँ पर है, बेरोजगारी का मुद्दा भी अक्सर लोग उठाते थे, तमाम सारे मुद्दे हैं। तो किस तरह से आप इस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं जालौन के अंदर? सर माइक ले लीजिए। पराग जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी विधानसभा के विकास की चर्चा की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2017 के बाद इस उरई विधानसभा का जो परिदृश्य बदला है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन सब को लेकर जो 2017 के पहले की तस्वीर और 2017 के बाद 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर उतारने का काम किया है। हम सबको याद है कि 2017 के पहले हम लोग उरई से निकलकर चाहे कौच जाते थे, कालपी जाते थे, मादोड़ा जाते थे, सिर्फ सड़कें गड्ढा ही गड्ढे दिखते थे। जहां हम 20 मिनट में पहुंच सकते थे, 2017 के पहले 2 घंटा में सफर तय कर पाते थे। आज की स्थिति यह है कि हम 20 मिनट में जालौन पहुंच जाते हैं, 25 मिनट में हम कौच पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में हम कालपी पहुंच जाते हैं, 50 मिनट में हम माधोगढ़ पहुंच जाते हैं, 40 मिनट में हम कुठौंद पहुंच जाते हैं। आज सड़कों की तस्वीर बहुत अच्छी बन चुकी है। आज हमारे गांव के बच्चा गांव में पढ़ें, हर प्राइमरी स्कूल को विकास योजना के माध्यम से, प्रधान की योजना के माध्यम से सारे प्राइमरी स्कूल को सुंदरीकरण किया गया है। आज गांव के बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ी है। हमारे क्षेत्र में सिंचाई के साधन 2017 के पहले किसानों की पानी को लेकर नहरों और कूलों पर मारपीट हुआ करती थी। 2017 के बाद कहीं भी किसानों को कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई की नहरों के माध्यम के अलावा जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, जहां नहर नहीं पहुंच सकती, वहां सरकारी ट्यूबवेल हर वर्ष लगभग 4-4, 5-5 एक विधानसभा में, मेरी विधानसभा में 2017 के बाद 40 नए निर्माण किसानों को ट्यूबवेल देने का काम किया है। आज जिस मेडिकल कॉलेज में 2,500 और 3,000 की ओपीडी होती है, 2017 के पहले वो मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी बनकर खड़ा था, वहां लोग जाते नहीं थे। आज जिला अस्पताल में जहां कोई सुविधा नहीं थी, आज डायलिसिस की मशीनें हैं, सिटी स्किन की मशीनें हैं, तमाम डिजिटल एक्सरे मशीनें हैं। आज हम कह सकते हैं कि जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ था, वो काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 8 साल में मेरी विधानसभा उरई के अंदर लगभग 400,000 करोड़ की सड़कें बनाकर हमारी विधानसभा में दी हैं। जो सड़कें कभी नहीं बनी थी, जहां बेतवा के किनारे के रहने वाले लोग मरीज तकलीफ होने के बाद जिला अस्पताल आने में बीच में दम तोड़ दिया करते थे, चाहे वो मोहम्मदाबाद से सिमरिया हो, चाहे कुइया से टीकर हो, चाहे हमारी गुढ़ा से मुहाना हो, तमाम छोटी बड़ी सड़कें, चाहे उरई के अंदर की शहर की सड़क हो, चाहे जेल रोड की सड़क हो, चाहे हमारा कोकरगांव का पुल हो,
चाहे हमारा वर्षेसी का पुल हो, तमाम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी आज धरती पर जमीन पर देखने को आपको मिल रही हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों में जनपद जालौन में हमारे तमाम ऐसे सुविधाएं देने का काम किया जिससे हमारी जनता सुरक्षित रही। जी ठीक है, ये मूलभूत जरूरतें हैं। आम जनता को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये बहुत जरूरी है। चूंकि आपने सड़कों की जाल की बात कही तो मैं विनोद चतुर्वेदी जी आपके पास अब आ रहा हूं, माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, बहुत जरूरी है कि सड़कों का जाल बेहतर हो, कैसे शहर से गांव तक सड़कों का जुड़ाव हो और कैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बेहतर हो। अगर सड़क बेहतर होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होगा। व्यापार के लिहाज से भी हम इसको देखें या हम गांवों और शहरों के जुड़ाव के लिहाज से देखें तो कैसे कालपी के विकास को लेकर आपका योगदान है? पहले तो पराग जी आपको और आपकी पूरी टीम को, इंडिया न्यूज को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आपने बुंदेलखंड पर जो चर्चा की है, उस बुंदेलखंड के बारे में अगर हम ये देखें कि सनातन धर्म का जन्म हुआ और 4 युगों में बुंदेलखंड का इतिहास मिलता है। जी, सतयुग में भी बुंदेलखंड का इतिहास है। एरच में हिरण्याकश्यप की राजधानी थी, वो बुंदेलखंड में झांसी जिले में है। जी, त्रेता में भगवान राम चित्रकूट में रहे 12 वर्ष। त्रेता में भी ये मिलता है कि बुंदेलखंड था। द्वापर में वेदव्यास, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका मुझे जनता ने चुना, कालपी, वहां उनका जन्म हुआ। द्वापर में भी उनका मिलता है और कलयुग में तो अब बैठे ही हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। बुंदेलखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे, जिन्होंने रामायण का इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जो सनातन के लिए 2-2 ग्रंथ, हम कहते हैं कि दोनों ग्रंथों के रचयिता इसी बुंदेलखंड पैदा हुए। मैं हृदय से इंडिया न्यूज को इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बुंदेलखंड की ओर जो ध्यान खींचा है पूरे प्रदेश का, देश का, उसके लिए बधाई। जहां तक कालपी क्षेत्र के विकास की बात है, हम जब से हम लोग राजनीति में हैं, हमको करीब 40 वर्ष हो गए राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। हमारी जो सड़कें थी, उनका जैसा विधायक जी ने कहा, हम यहां से भी विधायक रहे, उरई से भी, और अब कालपी से विधायक हैं। जो सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 साल के अंदर दी हैं, जाल बिछ गया पूरा, चाहे आटा इटारा हो, चाहे कालपी मदारीपुर हो, चाहे व्यास मंदिर हो, यहां तक कि सूर्य मंदिर, जो हमारे यहां शास्त्रों में है कि 3 ही सूर्य मंदिर हैं पूरे विश्व में, जिसमें एक पाकिस्तान में है, एक उड़ीसा में है और एक हमारे यहाँ है सूर्य मंदिर। उसका पूरा शास्त्रों में विवरण है कि कालपी में भी मदरा लालपुर में सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। राजा साम, कृष्ण के जो वंशज थे, राजा साम के द्वारा की हुई स्थापना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां मंदिर के उद्धार के लिए और सड़क के लिए, दोनों के लिए उन्होंने सदन में कहा कि हम वहां विकास कराएंगे। तो विकास की अगर हम बात करें तो जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड को दिया गया, सबसे बड़ा तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। उसके बाद अभी 2 एक्सप्रेस वे उन्होंने कहा कि कालपी से जोड़ेंगे, कानपुर से, दिल्ली से जोड़ेंगे, और जो बीडा दिया हमारे यहाँ नोएडा की तर्ज पर, बुंदेलखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। एक ऐसा मतलब जो हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता था, जो हमारे यहाँ के वर्कर थे, अगर हम शाम को देखें तो सारी ट्रेनों में भर के जाते थे, पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की क्षमता से आज वो जो पलायन है वो रुकेगा और हम लोगों को विकास के रास्ते हमें मिलेंगे। विधायक जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर जमीनी मुद्दों की बात करें तो जमीनी मुद्दे कालपी को लेकर के बात करें तो कालपी में पहले कागज उद्योग हुआ करता था, वहां पे अच्छी खासी इंडस्ट्रीज लगी थी, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति है वहां पर जो फैक्ट्रियां हैं वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं, सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेंगे? आज नहीं, कागज उद्योग पर अब जो प्रोग्रेस हो रही है,
हमारे टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमसे बल्कि जीएसटी का प्रश्न हमने सदन में उठाया था। हमने कहा जो 18% जीएसटी है वो 5% होना चाहिए। उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा, चूंकि जीएसटी भारत सरकार का मामला है, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको परसू कर रहे हैं। और जो कागज उद्योग की जो नई इकाइयां हैं, जिस तरह से अब तरक्की कर रही हैं, पहले हालांकि 3 उद्योग कालपी में चलते थे, कालीन उद्योग और टेरिकॉट बनती थी कालपी में, और ये कागज उद्योग। 2 उद्योग धीमे हैं, लेकिन कागज उद्योग पहले से ऊपर है। अब मेरा सवाल है सदर विधायक से, जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल को लेकर के एक चर्चा करी कि मेडिकल में काफी सुविधाएं हैं, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हार्ट स्पेशलिस्ट से जो है मेडिकल कॉलेज वो जूझ रहा है। इसके अलावा वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? मेडिकल कॉलेज में जो आपने हार्ट को लेके बात की है, मैंने उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री से अभी समीक्षा बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी विधानसभा में क्या आवश्यकता है, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर एमआरआई की यूनिट यहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस समस्या से निजात मिलेगा। और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि बहुत शीघ्र एमआरआई की यूनिट लग जाएगी। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी खनिज के फंड से आश्वासन दिया था कि उस एमआरआई की मशीन को हम लगाएंगे। बहुत शीघ्र उसका एस्टीमेट बन रहा है और शीघ्र जनता को एमआरआई की यूनिट सुपुर्द होगी, जिसमें लगभग 45 लोगों की टीम काम करती है। और जब वो एमआरआई मशीन लग जाएगी तो यहाँ से जो लोग आज रेफर हो रहे हैं वो रेफर नहीं होंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल माननीय मधौड़ा विधायक जी से है। आप एक शिक्षक भी हैं, आपने शिक्षा क्षेत्र में बात करें जालौन की, तो जालौन में आज भी मूलभूत सुविधाएं, ग्रामीणांचल में वो सुविधाएं नहीं है जहां पर बच्चा पढ़ के ग्रेजुएशन कर सके या हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सके। उसके लिए आपके क्या प्रयास किए गए? सबसे पहले मैं पराग जी, आशीष जी और अजीत जी सहित पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड जैसे जो पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, आज तो नहीं है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड आज बहुत आगे है, अब पिछड़ा नहीं है। आपने बुंदेलखंड में अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आप अजीत जी और पराग जी, आशीष जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू प्लीज। शिक्षा के क्षेत्र में के विषय में चर्चा की है। मैं समझता हूं कि आप स्वयं देख रहे होंगे, देश में जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार और यूपी में आदरणीय श्री योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जहां एक और हम देखते थे बेसिक के जो हमारे विद्यालय थे, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, जिनमें केवल विद्यालय नाम के रह गए थे, विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय इतने गंदे रहते थे। कई विद्यालय तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे थे कि जिनमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, वहां छात्र अध्यापकों का पहुंचना कक्ष तक मुश्किल होता था। लेकिन इन 8 वर्षों में आपने देखा होगा कि व्यापक परिवर्तन हुए। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत आज हमारे बेसिक के चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, बहुत स्वच्छ साफ सुथरे और पढ़ाई का उनमें सुंदर व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है। आज प्राइमरी स्कूलों को आप अवगत होंगे कि हर ब्लॉक केंद्र में, ब्लॉक के स्तर पर लगभग 1 दर्जन इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी प्राइमरी संचालित किए गए हैं। जो बच्चे योग्य होशियार हैं, जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो सरकार ने उनकी भी व्यवस्था की है। आज प्राइमरी और जूनियर को लैपटॉप और कंप्यूटर की भी व्यवस्था करके उस शिक्षा की भी इंतजाम सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है। बाकी आपने देखा होगा, मेरे कोच में ही अभी नया एक कन्या गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना हुई है, उसकी कक्षाएं इस वर्ष प्रारंभ होने जा रही हैं। कोच में एक राजकीय महाविद्यालय भी बनके कंप्लीट है, उसका भी सेशन इस सत्र से
प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस ओरिएंटेड अगर बात करें, बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन की, रोजगार की स्थिति देखी जाए जालौन में, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको लेकर के एक बच्चा ट्रेंड हो सके और जाके उसको अच्छी खासी जॉब मिल सके। उसको लेकर क्या प्रयास है हायर एजुकेशन को लेकर के? देखिए, रोजगार के विषय में मैं कहूँगा, आप स्वयं देखते रहते होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो आप सब अवगत हैं कि कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना केवल युवाओं को रोजगार कैसे अधिक से अधिक मिले, ये मोदी जी की सरकार के द्वारा ही किया गया था। और आप अपने जनपद में भी देखते होंगे, कौशल विकास के हर ब्लॉक स्तर पर, हर नगर स्तर पर उनके केंद्र संचालित हैं, जहां युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हमारे जितने भी ITI कॉलेज हैं, चाहे उरई का ITI हो, कोंच का ITI हो, हमारा रामपुरा माधोगढ़ का ITI, वर्ष में 2-2, 3-3 बार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनके कैंप लगाए जाते हैं। विभिन्न दर्जनों कंपनियां आकर के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। और हम सब जानते हैं, चाहे मुद्रा योजना के अंतर्गत जो युवा स्वयं रोजगार अपना करना चाहते हैं, उनको मोदी जी की सरकार ने ये व्यवस्था की है। और अब तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवा उद्यमी रोजगार योजना संचालित हुई है कि जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको 5 लाख तक की सरकार ने बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था की है, और इससे भी हजारों नौजवान अपने रोजगार से जुड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है? अगर बात करें, अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात कर लें, इसके अलावा जमीनी मुद्दों की बात कर लें कि इस तरीके से एक विधायक निधि का अच्छा खासा हिस्सा जो है लोगों के इलाज में खर्च होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री निधि से हो, चाहे उसी से हो। गुटखा का गढ़ बन चुका है जालौन, लगातार जो है अवैध मिश्रित गुटखा जो है वो यहाँ बनाया जाता है। उसके इलाज के लिए, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि जमीनी स्तर पर बुंदेलखंड, जालौन जिले सहित पूरे बुंदेलखंड में सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के दोनों सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, चाहे जनता के कल्याण की हो, चाहे विकास की हो। आज जमीनी स्तर पर आपने जो चर्चा की है, माधोगढ़, आप जानते हैं माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जो कभी दस्युओं का वहाँ साम्राज्य हुआ करता था। नदियों से, उसकी 2 सीमाएं नदियों से, एक तरफ पूरी सीमा पर पहुंच नदी है, मृगा नदी है, चंबल नदी है और सिंध नदियां हैं, दूसरे किनारे पर यमुना नदी जो है होती है। तो जहां सड़कें नहीं थी, दर्जनों गांव 8 वर्ष पहले ऐसे थे कि जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दर्जनों गांव ऐसे थे कि जो सड़क से नहीं जुड़े थे। इन 8 वर्षों के अंदर मैं समझता हूं कि गांव ही नहीं, एक मजरे और एक घर तक बिजली पहुंची है। जो सड़कों से वंचित गांव थे उन तक सड़कें पहुंची हैं। मैं समझता हूं कि जहां सिंचाई के क्षेत्र में आप देखेंगे कि क्योंकि हमारा जिला पूरा नहरों पर निर्भर हुआ करता था, इन 8 वर्षों में किसानों को मैं समझता हूं बड़ी संख्या में उनको ट्यूबवेल उपलब्ध कराए गए हैं और आज नहर के माध्यम से टेल तक पानी हमारी सरकार में पहुंच रहा है। किसान को, एक किसान को पानी मिल रहा है। अभी जल शक्ति मंत्री जी बैठे थे, किसान की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, और आज ही उन्होंने हमारे ही विधानसभा में 22 करोड़ से अधिक लागत की, एक किसान के कई गांव थे जिनमें ट्यूबवेल भी नहीं लगते थे, नहर भी नहीं थी, वो बिल्कुल सिंचाई से वंचित थे, उनके लिए लिफ्ट कैनाल के द्वारा आज उसका शिलान्यास हुआ है। ठीक है सर। गौरी शंकर जी, आपके पास में आ रहा हूँ। बहुत सारी आप विकास की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी, बिजनेस को लेकर भी, सड़कों के जाल को लेकर भी बात यहाँ पर हुई है। मैं एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस जिले में, जिस शहर में या जिस इलाके में लग जाए, दीमक की तरह उसे खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं।
भ्रष्टाचार पर किस हद तक लगाम आप लोग लगा पाए हैं अपने अपने विधानसभाओं में? गौरीशंकर जी, आपसे मेरा सवाल। आपने मुद्दा जो छेड़ा है, वास्तविकता जब से देश आजाद हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर छोड़ दें हम, तो जो सरकारें देश में और प्रदेश में रही हैं, उन्होंने इस कदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा था। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सदन में खड़े हुए कहा था, प्रधानमंत्री रहते हुए, कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और चलते चलते जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा फाइलों में और मंत्रियों के घर में चला जाता है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने लगाम कसरत की है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो जन्नी गुंडे, माफिया, डकैत हुआ करते थे, आज वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी भ्रष्टाचार 80% खत्म हुआ है, 20% अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस 20% भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी कमर कसे हुए हैं और अपने सभी मंत्रियों, विधायकों को उन्होंने इस बात को कह रखा है कि हर कीमत पर नीचे भ्रष्टाचार खत्म करना है। आपने देखा होगा, चाहे कोंच में लेखपाल भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया था, और रही में पीडब्ल्यू ऑफिस में एक बाबू भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया था। हमेशा प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। ठीक है, विनोद चतुर्वेदी जी, चूंकि ऐसा माना जाता है कि पर्यटन एक बड़ा रोल अदा करता है विकास के लिए किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, तो पर्यटन को बढ़ावा मिले कालपी की ऐतिहासिक पहचान के लिए कैसे आपने इसके लिए प्रयास किया? अब तक क्या आपने किया है? मैंने सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदन के बाहर भी मैंने उनसे कहा कि आपने राम मंदिर त्रेता की बात तो की और उनको स्थापित किया। मैं भी द्वापर में वेद व्यास की जन्मस्थली से आता हूं जी। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं उसमें बराबर आपका सहयोग करूंगा। सूर्य मंदिर, हमारे जो वेद व्यास मंदिर, हमारा जो पातालेश्वर मंदिर, जितने भी मंदिर कालपी के धरोहर हैं, सबको अभी 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ इस साल माने पहले बजट में आया, इस साल भी बजट में आया जी। और लगातार हम इसी प्रयास में हैं कि जितने भी हमारे पुरातत्व और पुराने मंदिर हैं, उन सबको माननीय योगी जी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। हम लगातार इस प्रयास में हैं और ये कह रहे हैं कि किसी तरह जो स्थिति पुरानी थी, आज उस स्थिति में तरक्की हुई है। कालपी को लोग जानने लगे हैं। कालपी के बारे में, जो सूर्य मंदिर के बारे में जो सड़क और उसके निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, निश्चित ही बढ़ेगा पर्यटन। कभी एक मंत्रणा स्थल था हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का, वो एक जो है वहाँ फॉरेस्ट का बनाया हुआ, जिसमें बिजली नहीं थी, वो गेस्ट हाउस है, बहुत उसकी मोटी दीवारें हैं मंत्रणा स्थल की। माननीय मंत्री जी ने, जल शक्ति मंत्री जी, क्योंकि कटाव की वजह से वो कभी भी ढह सकता था, 30 करोड़ रुपया दिया, रिटर्निंग बाल बनी, वो सुरक्षित हुआ, उसका भी रेनोवेट होना है। तो धीरे धीरे जो स्थिति बढ़ रही है, जिसमें सरकार सहयोग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सहयोग कर रहे हैं, जो इच्छा है वो निश्चित ही पूरी हो। विधायक जी, आपने मंत्रणा स्थल की बात करी, तो हम वहाँ की चर्चों की बात करें तो जब बाढ़ बढ़ती है, पानी का जल स्तर जब बढ़ता है, तो कालपी की जनता जो है वो काफी प्रभावित होती है। उसको लेकर के आपके क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ के समय जनता को कैसे राहत मिलाई जा सके या बाढ़ की समस्या से राहत मिल सके? देखिए, आपको याद होगा इस साल के पहले साल बाढ़ आई थी, एक ट्रक डूबा था जिसमें एक कंडक्टर भी मर गया था। बिल्कुल अच्छी तरह याद है, वो कंडक्टर लेकिन इस साल वो बाढ़ नहीं आई। इस साल रिटर्निंग वाल जब बन गई तो फिर कालपी में पानी नहीं आया, कोई बाढ़ का असर कालपी में नहीं हुआ। वैसे तो यमुना में बाढ़ आती नहीं थी, रिकॉर्डेड था, लेकिन चूंकि चंबल में राजस्थान का पानी जो छोड़ा जाता है, उससे यमुना में बाढ़ आने लगी,
तो जो वॉल बनाई हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने पैसा दिया, तो उससे इस साल कोई बाढ़ का खतरा कालपी में नहीं होगा। आगे भी जो और जहां भी स्थिति है, मंत्री जी इसके लिए तैयार हैं, हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बाढ़ विहीन कर देंगे पूरे कालपी क्षेत्र। मेरा अगला सवाल विधायक जी से है, सदर विधायक से है। जिस तरीके से एक समय जो है इंडस्ट्रियल एरिया काफी गुलजार रहा करता था, अल्फा फैक्ट्री सरी से बड़ी अच्छी अच्छी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर रही थी, जिससे काफी रोजगार जो है उरे की जनता को, जालौन की जनता को मिलता करता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति बात करें तो वहाँ फैक्ट्रियों की दशा जो है दर से बदर हो गई है, वहाँ पर फैक्ट्रियां जो है स्टेब्लिश नहीं हो पा रही। हाल में ही रनिंग में इस इंडस्ट्री जो है, जो हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट लिमिटेड है, वो वहाँ पर शट डाउन कर दी गई है, उसको हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी समस्या क्यों आ रही है जरा? आज जो कांग्रेस की सरकार में 1984 में जो फैक्ट्रियां स्टैंड एरिया में लगी थीं, जिन मालिकों ने उन फैक्ट्रियों को लगाया था, उस समय बड़ी मात्रा में उस सरकार के माध्यम से बिजली चोरी के माध्यम से वो फैक्ट्रियां चलती थीं। बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक सब्सिडी लेकर यहां से जाकर कई जगह दूसरी जगह फैक्ट्री लगा ली है। कई फैक्ट्रियों मालिक की जांच हो रही है। और जब बसपा की सरकार आई, उस बसपा की सरकार ने जो बिजली का बिल यूनिट इतना बढ़ा दिया गया था, वही रेट इटावा में 7.5% था, हमारे यहाँ 9.5% था। इसलिए जो उस सरकार में जो भेदभाव हुआ इटावा और उरई की फैक्ट्रियों के अंतर में, बुंदेलखंड अलग था, इटावा अलग है। बुंदेलखंड की बिजली व्यवस्था उन्होंने बढ़ाकर की थी, इसलिए वो धीरे धीरे फैक्ट्री वाले बिजली न मिलने के कारण यहाँ से पलायन कर गए और कोई उत्तराखंड चला गया, कोई नैनीताल चला गया। इसलिए वो फैक्ट्रियां अभी भी ज्यों की तो पड़ी हैं। अब तो आपकी सरकार आपने कहा कि हिंदुस्तान लीवर की जो बात आपने की है, वो हिंदुस्तान लीवर का जो सामान है उसकी खपत यहां शायद कम है, इस कारण वो हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्रियां यहां से पलायन कर रही। हालांकि अभी चल रही है, लेकिन जो पुराने वर्कर हैं उन वर्कर को अनुभव के आधार पर नई फैक्ट्रियों में उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन जो जाना चाहते वो जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जा रहे हैं। और नहीं जा रहे हैं तो उनको बीआरएस देकर, उनको तनख्वाह देकर, उनको सारी सुविधाएं देकर उनको अपने आप लोग रिटायरमेंट ले रहे। इसलिए वो फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, लेकिन पलायन भी नहीं हुई, लेकिन काम चल रहा है। अब तो आपकी सरकार है सर, क्या प्रयास कर रहे हैं आप उसके लिए? हमारी सरकार में आपने देखा कि लगभग पिछली बार इसी हॉल में व्यापार को लेकर मीटिंग हुई थी। लगभग यहां 50-51 हजार करोड़ की एमयू हुए थे। उसमें कई उरई को उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है और यहां नए नए यूनिट भी लग रहे हैं। आप फैक्ट्री एरिया में जाइएगा तो तमाम यूनिट नए लगने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से इस यूनिट के माध्यम से, और हमारे यहाँ पावर प्लांट भी कई लग चुके हैं, जिससे बिजली पैदा होकर हमारी उन फैक्ट्रियों को मिलेगी। और निश्चित रूप से जो लोग नए फैक्ट्री लगा रहे हैं, सरकार जैसे जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि हमने 6,500 हेक्टेयर को अधिग्रहण कर लिया है। जो बाहर से आने वाले लोग उद्योग लगाना चाहेंगे, उद्योग लगाने के लिए उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी और उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी हैं, उनको देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ कोल्ड स्टोर बढ़ रहे हैं। ये एक व्यापार का ही कारण, एक जो हमारे यहाँ का बेरोजगार प्लान करता था, आज वो धीरे धीरे रुकता जा रहा है। ठीक है सर। मेरा अगला सवाल माधवगढ़ विधायक जी से है। जिस तरीके से 3 नदियों का शहर कुंभ है, इलाहाबाद में कुंभ हुआ, आपके यहाँ पचनद है, पचनद को लेकर कई बार योजनाएं तैयार की गई लाखों करोड़ों रुपए को लेकर, आज भी उस स्तर पर पचनद को पहचान नहीं मिली है। क्यों, आखिर क्यों? देखिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। सही बात यह है कि मैं समझता हूं कि शायद 5 नदियों का संगम स्थल प्रत्यक्ष जहां नदियां हो वो कहीं नहीं है। वो यदि कहीं है तो हमारे माधोगढ़ विधानसभा के जगम्मनपुर के पास है, जहां 5 नदियां चंबल, यमुना, सिंध, क्वारी और पहुज,
ये 5 नदियां वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मिली हुई हैं। और आपने देखा होगा कि 8 वर्ष पहले वहाँ पचनद पर मैं समझता हूँ कि चाहे पर्यटन विकास हो, चाहे किसी भी सड़कें हों, 8 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ जगम्मनपुर से पचनद पहुँचने के लिए स्थिति ये हुआ करती थी, बरसात में लोग उस स्थल तक पहुँचना भी मुश्किल होता था, पहुँच नहीं पाते थे। वहाँ जो प्राचीन मंदिर था उसकी दीवारें, बाउंड्री सब ध्वस्त हो गई काफी थी। पुराना मंदिर है। आपने बहुत प्राचीन मंदिर है, 5 नदियों का संगम स्थल है। हर वर्ष वहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है, लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो 8 वर्ष पहले आपने वहाँ की दुर्दशा देखी होगी, लेकिन इन 8 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने पहली बार ही जब उनको इसके लिए अवगत कराया तो लगभग 80 लाख रुपए मंदिर की बाउंड्री वाल और सुंदरीकरण के लिए धनराशि अब मुक्त हुई थी। अभी पिछली वर्ष फिर पचनद पर विकास के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि अब मुक्ति हुई है पर्यटन विभाग से, वहाँ काम चल रहा है। और पचनद में बैराज की भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बैराज परियोजना के लिए निवेदन किया था। अभी आपने सुना होगा, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने बताया कि वो बैराज की भी जो है परियोजना प्रक्रिया में है, वो जल्दी से जल्दी है। यदि हमारा पचनद पे बैराज बन जाएगा तो जैसा माननीय जल शक्ति मंत्री जी कह रहे थे, तो जालौन जिला ही नहीं, जालौन के साथ औरैया कानपुर जिले के किसानों को भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ झांसी और ललितपुर को भी, चूंकि उधर का पानी इधर कम हमको आवश्यकता रहेगी, पचनद से भी हमें पानी मिलेगा, तो वो पानी फिर झांसी ललितपुर के लोगों के लिए पर्याप्त होगा वहाँ का, माता टीला और पानी हम का। चूंकि जल तो को लेकर बहुत निरंजन जी, इस पर बहुत काम किया है सरकार ने। जी जल को लेकर बात कर रहे थे, आपने बताया जल के बारे में भी, और ये तो अपने आप में विशेष हो जाता है वो इलाका जहां पर 5 नदी एक साथ मिलती हैं। तो एक विशेष सवाल भी आखिर में मैं आपसे करना चाहूंगा, बुंदेलखंड पैकेज का लाभ माधवगढ़ को कितना आप दिला पाए हैं? विशेष योजनाएं कैसे जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे वो आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, राशन कार्ड की योजना हो? चूंकि मैं इन तीनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, देश की सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति तक आवास पहुंचे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय उनके घर तक पहुंचे, और राशन कार्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं विशेष तौर पर, इनका लाभ आप कितना दिला पाए? आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्योंकि सीधे जनता आज इंडिया न्यूज के इस मंच के माध्यम से आपको सुन रही है। देखिए पराग जी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि माधवगढ़ विधानसभा बहुत पूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा, ग्रामीण क्षेत्र है, और नदियों के किनारे के गांव है। हम सब जानते हैं नदियों के किनारे तो पहले इंटीरियर क्षेत्र ही माना जाता था, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनके इन 8 वर्षों की सरकार में अब कोई इंटीरियर नहीं कह सकता कि कोई इंटीरियर क्षेत्र रह गया। हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर गांव को सड़क से जोड़ा गया, और एक एक गांव तक जो आपने जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, मैं समझता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा में कोई भी ऐसा अंतिम छोर का भी गांव होगा जहां व्यक्ति को शौचालय भी मिला है, आवास भी मिला है, उसको आयुष्मान की सुविधा भी मिली है, उसको निःशुल्क गैस कनेक्शन भी मिला है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से हम लोगों ने एक एक गांव तक, और अपनी विधायक निधि से, कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां उसको जो आयुष्मान कार्ड से वंचित था उसको इलाज के लिए पैसा दिलाने का काम हम लोगों ने एक एक गांव तक किया, अंतिम छोर के व्यक्ति तक क्यों किया। तो ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हम लोग, चूंकि हम सब एक नीचे से छोटे से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से लेके जिला अध्यक्ष तमाम पदों पर रहते हुए जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं, तो प्रतिदिन हम लोग गांव में भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो एक एक गांव तक पहुंचे, और एक एक गांव तक सभी जो योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारे मंच का मकसद भी यही है कि आप लोग जो विकास की राह पर चल रहे हैं जनता के लिए, उस राह पर तेज गति से दौड़ें, जनता के विकास के लिहाज से
तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें आप लोग और बेहतर विकास कर पाएं अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए। आप तीनों खास मेहमानों का, आप तीनों विधायकों का बहुत शुक्रिया इस सेशन में हमारा हिस्सा बनने के लिए। चूंकि तीनों विधानसभाएं जिनके प्रतिनिधि इस मंच पर मौजूद हैं, हमने इन तीनों विधानसभाओं के प्रतिनिधियों से तीनों विधानसभाओं के विकास को लेकर बात की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस राह पर ये लोग चल रहे हैं, जिस तरह से तीनों विधानसभाओं में विकास हो रहा है, उस विकास की रफ्तार और तेज हो, क्योंकि प्रदेश की सरकार का भी यही मानना है कि जब तक हर एक अंतिम व्यक्ति तक हम विकास, हर गांव तक विकास नहीं पहुंचाएंगे, तब तक प्रदेश भी तरक्की नहीं कर सकता है, देश भी तरक्की नहीं कर सकता है। अपूर्वा, ओवर टू यू।